മഞ്ചാസീൻ ആചാര്യഗണ, ഡോക്ടർ ആശിസ് ത്രിപാഠി, ഡോക്ടർ മാത്യു എബ്രാഹം, ഡോക്ടർ ഹേമ, अन्य आचार्यगण, विद्वान विदुषी लोग, ओ मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मित्रों, आप सबका मेरा नमस्कार। छात्र नहीं दिखाई पड़ता, सभी छात्रा है। और मेरा विषय है समकालीन हिंदी मलयालम कविता में प्रतीकात्मक बिंब योजना। हम सब जानते हैं कि समय की अवधि बहुत सीमित है। समय न होने के कारण मेरा विषय मैं छोटा करता हूँ। समकालीन हिंदी कविता की बिंब योजना मैं छोड़ देता हूँ और समकालीन मलयालम कविता की बिंब योजना पर विचार करना मेरा लक्ष्य है, क्योंकि आगे भी अनेक दो चार व्यक्तियों का भाषण सुनने के लिए आप सब उत्सुक होकर हम बैठे हुए हैं। समकालीन मलयालम कविता पर विचार करने से पहले यह जानना अत्यंत जरूरी है कि कविता क्या है। कविता भाषा की आत्मा है, वह कोई खंडित घटना नहीं। सच्चे अर्थ में कविता काल और समय प्रवाह की निरंतरता मात्र है। इट इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ टाइम एंड पीरियड। मलयालम के मशहूर कवि एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त ONV कुरुप ने अपनी कविता के बारे में एक बार कहा है कि एकांतता की अपारता में मुझे जो प्रकाश मिला है वही है मेरी कविता। ഏകാന്തതയുടെ അപാരതയിൽ എനിക്ക് കൈവന്ന ഒരു തുള്ളി വെളിച്ചമാണ് എൻ്റെ കവിത। जिस प्रकार अंधेरे रात में पिजड़े में बिंदु तोते को रात्रि में साथी के रूप में जुगनू आती है, उसी प्रकार कविത मेरे साथ है। എപ്രകാരമാണോ കൂട്ടിലടക്കപ്പെട്ട തത്തയ്ക്ക് രാത്രിയിൽ കൂട്ടായി മിന്നാമിനിങ് വരുന്നത്, उसी प्रकार कविता मेरे साथ है। जो भी हो, कविता मनुष्य के हृदय के स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उड़ाकर लोक सामान्य की विशाल भावभूमि ले जाती है। मानव मन की अतल गहराइयों में पड़ा हुआ जीवन के विविध पक्षों से सामंजस्य स्थापित करने की प्रवृत्ति कविता में निहित है। समकालीन हिंदी कविता एवं समकालीन मलयालम कविता दोनों में काफी अंतर है। दोनों की प्रवृत्तियां अलग है, दोनों की संकल्पनाएं अलग है, दोनों की प्रेरणा, पृष्ठभूमि, प्रतिक्रिया, अवधारणा अलग है। दोनों की संवेदना अलग है, चुनौती अलग है, विचारधारा अलग है, चिंता सरणी, परिदृश्य सबका ही अलग है। दोनों की रूपरेखा अलग है, भावबोध अलग है, अनुभूति पक्ष अलग है, कलात्मक पक्ष अलग है। समकालीन हिंदी कविता समय की कमी होने के कारण मैं छोड़ देता हूँ। और समकालीन मलयालम कविता का भाव कैसा होना चाहिए? समकालीन मलयालम कविता का भाव ज्वालामुखी का भाव है। समकालीन मलयालम कविता का रूप आधुनिक है। मर्त्य कामना के सर्ग वैभव में नित्य दर्शन की स्फूर्ति समकालीन मलयालम कविता में हम देख सकते हैं। भावം ജ്വലനമുഖമാകണം, രൂപം ആധുനികവും, മർത്യകാമനയുടെ സർഗവൈഭവത്തിൽ നിത്യദർശനത്തിന് പുടഭാഗമായിരിക്കണം കവിത। समकालीन मलयालम कविता हमें कई प्रकार की प्रेरणाएं देती है। प्यार करते करते वन बन जाने की प्रेरणा, क्षुभित होते होते गर्जित सागर के समान होने जाने की प्रेरणा, रोते रोते नदी होने की प्रेरणा, हंसते हंसते पर्वत की तराइयों के समान होने की प्रेरणा और विचार करते करते पर्वत के शिखरों के समान होने की प्रेरणा। समकालीन मलयालम कविता സ്നേഹിച്ചു വനമാകാനും ക്ഷോഭിച്ചു കടലാകാനും കരഞ്ഞു നദിയാകാനും ചിരിച്ചു താഴ്വരകളാകാനും ചിന്തിച്ചു കൊടുമുടിയാകാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്। इस प्रकार काल के जलदर्पण में अपनी स्मृतियों को संजोने और परखने देखने का प्रयास समकालीन मलयालम कविता में है। കാലത്തിൻ്റെ ജലദർപ്പണത്തിൽ ഓർമ്മകളുടെ മുഖം നോക്കി കവിതയെ വായിച്ചെടുക്കാനുള്ള പ്രേരണയാണ് समकालीन मलयालम कविता നമുക്ക് നൽകുന്നത്। और आजकल मैंने एक कविता पढ़ी थी
कविता का शीर्षक अहल्या। कवि का नाम तो मैं भूल गया। वो इस पत्रिका में इस कविता को मैंने देखा और इस कविता का आरंभ बेहतद चिंतोद्दीप है। अहल्या हम जानते हैं कि गौतम मुनि की पत्नी थी। अहल्या के अनुपम सौंदर्य एवं अनितर साधारण लावण्य देखकर भगवान देवेंद्र के मन में भी अहल्या को प्राप्त करने की इच्छा पैदा हुई थी। लेकिन अहल्या पतिव्रता होने के कारण, इस प्रकार के कार्यकलापों को कोई स्कोप नहीं होने के कारण देवेंद्र निराश हो गया। एक दिन गौतम मुनि जो गंगा नदी में स्नान करने के लिए बड़े सवेरे में गया था, उस समय भगवान देवेंद्र गौतम मुनि का वेश धारण करके अहल्या के कुटी में पहुंचता है और वहां अहल्या को प्राप्त करने में देवेंद्र सफल सिद्ध हो जाता है। गौतम मुनि जो स्नान करने के बाद अपनी कुटिया में पहुंचता है, वो अपनी ज्ञान दृष्टि से समझ लिया कि उसकी पत्नी कलंकित है। वो बहुत क्रोधित उठता है। कठिन क्रोध से अहल्या को शाप देता है, हे अहल्या तू कलंकित है, मैं तुम्हें शाप देना चाहता हूं, तू शिला बन जा। मुनि के शाप से अहल्या पैर से शिला बनती जाती रहती है। अहल्या ने कहा, हे पति मुझे माफ कीजिए, जो आदमी हम आया था मैंने सोचा आप ही था, आपके ही वेश में आया था, इसलिए गौतम मुनि उनको माफ करना चाहता है, एक शाप मोक्ष देता है। 2000 वर्षों के बाद श्री रामचंद्र जी हम आएंगे। उस समय श्री रामचंद्र के पैर से टकराता हुए आपको अपना पुनर्रूप मिल जाएगा। अहल्या शिला बन गया। 2000 वर्ष बीत गया। सीता अपहरण हुआ। सीता की कोख में राम लक्ष्मण के साथ वन की ओर जा रहे थे। अचानक श्री रामचंद्र जी का पैर एक पत्थर से टकराता है। उस समय उस पत्थर एक सुंदर युवती बनती है। वहां मन के अनेक लोग ये दृश्य देख रहे थे। ऋषि मुनि लोग देखता है कि श्री रामचंद्र को पत्थर से स्पर्श करता है, पत्थर एक सुंदर युवती बनता है। ऋषि मुनि लोग बड़े बड़े भारी पत्थर लेकर रामेंद्र के पास रखता है, हे श्री राम, हम तो वी आर क्रॉनिक बैचलर्स, अब जरा भी इस पत्थर पर स्पर्श कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ये तो माजिक नहीं, ये तो 2000 वर्षों पहले यहाँ रहने वाली अहल्या नामक नारी रत्न है। और वहां अहल्या को श्री राम छोड़ देता है। 1 वर्ष के बाद श्री राम अहल्या से मिलता है और अहल्या आप कैसी है, क्या हाल है, यहाँ का जीवन कैसी है। तब अहल्या का उत्तर है एक कविता का आरंभ। अहल्या उत्तर देती है, काल विरनिनाल वीണ്ടും എന്നെ ഒരു കൽപ്രതിമയായി മാറ്റുമോ। अहल्या क्यों में इस प्रकार कहती है, क्या हाल है, इस प्रकार है, कारण क्या है। राम की अवस्था उस समय दयनीय है। അമ്പരായിരം നെഞ്ചിലേറ്റ പോലെ അമ്പരന്നു പോയി രാഘവൻ। 1000 കൂരമ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് നെഞ്ചിൽ തറച്ചതുപോലെ രാമൻ അമ്പരം നിൽക്കുകയാണ്। अहल्या इस प्रकार कहने का कारण क्या है। अहल्या कहती है कि आज का मानव प्रेम दया सहानुभूति आदि मानवीय गुणों से शून्य है। स्वार्थ तत्परता के कारण सबसे नीच और लज्जास्पद काम करने के लिए उत्सुक है। आज का मानव आकार से तो मनुष्य है किंतु व्यवहार में शैतान है। आज के मानव की शोचनीय एवं निंदनीय स्थिति अहल्या प्रकट करती है। हर कहीं स्त्री पर अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, स्त्री उत्पीड़न हो रहा है। हर कहीं हर जगह हर मिनट में स्त्री का उत्पीड़न हो रहा है। इस प्रकार के जग में जीने की इच्छा मुझ में नहीं। तो एक कठिन बिंब के रूप में अहल्या वहां खड़ी रहती है। और दूसरी कविता में उल्लेख करना चाहता हूं, तो बालचंद्रन चुड़लिकाड़ी की कविता है माप साक्षी। कालगति प्राप्त अपने प्रिय सखा जोसेफ के प्रति कवि के हृदय की
ती की गहरी अनुभूति की तीव्र मार्मिक अनुभूति इस कविता में दृष्टव्य है। जोसेफ तो चुल्लीकाड़ का अंतरंग मित्र है। मापुसाक्षी कविता का आरंभ इस प्रकार होता है, जोसेफ ഒരോർമ്മതൻ ക്രൂരമാം സൗഹൃദം ശ്വാസനാളം കീറും അന്ധവേഗങ്ങളിൽ കുംഭസാരത്തിൻ്റെ ബോധക്ഷയങ്ങളിൽ നിന്റെ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുന്നു പിന്നെയും ഞാൻ അറിയുന്നു തുറുങ്കു ഭേദിച്ചു നിൻ സ്നേഹപ്രവാഹം സമുദ്ര സംഗീതമായി മാറുന്നതും വന്ധ്യകാലങ്ങളിൽ തണൽ വീശുന്ന നിന്റെ ബലിഷ്ടമാം ചില്ലകൾ തോറും കൊടുങ്കാറ്റ് കൂടുവെക്കുന്നതും पाठकों के हृदय की अदल गहराइयों में पड़ा हुआ जीवन के विविध पक्षों से सामंजस्य स्थापित करते हुए भयानक बिंब प्रस्तुत करते हुए कवि इस कविता में भयानक बिंब प्रस्तुत करता है। ലോറിക്കടിപ്പെട്ട് അരഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നൂതിക്കെടുത്തുന്നു പാദവിളക്കുകൾ, മന്ത്രങ്ങളും പരേതാത്മാക്കളും നിറച്ച അന്ധകാരത്തിൻ്റെ തീവണ്ടി എത്തുന്നു. ആരോ ആരോ തലവെന്ത തെങ്ങിൻ്റെ തൊണ്ടയിൽ വേതാളരാഗം ചുടുന്നു. അജ്ഞാതനാം കാട്ടുദൈവം രാവിലൂറ്റി കുടിക്കുന്നു മൂക്കാത്ത പുല്ലിൻ്റെ പച്ചയും പ്രാണനും. इस प्रकार कवि की तीव्र मार्मिक अनुभूति की कलापूर्ण सौष्ठयुक्त अभिव्यक्ति इस कविता में प्रखर होती है। और दूसरी कविता जो चेम्मनन चाको की कविता है, कविता का शीर्षक है त्रयंबकम। त्रयंबकम एक वेपन है। सीता के विवाह के समय जनक महाराजा ने एक परीक्षा का निश्चय किया। त्रयंबक नाम एक भारी धनुष सभा में रख दिया। कौन इस धनुष पर बाण चढ़ सकता है, उसी के साथ सीता के विवाह हुआ। बहुत अधिक राजा वहां मौजूद है। वे इस परीक्षा में पास होने के लिए त्रयंबक धनुष उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस वेपन वे बहुत अधिक हेवी होने के कारण उसमें पराजित होता है। उस समय श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ वहां आता है। बहुत आसानी से इस धनुष पर बाण चलाता है। उनकी शक्ति के फलस्वरूप त्रयंबकम तोड़ देता है, फुटी पगुन। एक 5वीं कक्षा में सरकारी स्कूल में अध्यापक इस कविता पढ़ाता है, लेकिन इस कहानी अध्यापक को नहीं मालूम है। 2-3 पंक्तियां सुनने के बाद अध्यापक चाय पीने के लिए बाहर गया। उस समय स्कूल का निरीक्षण परीक्षण के लिए डीओ आता है। डीओ एक क्लास खाली होने के कारण क्लास में पहुंचता है और विद्यार्थियों से पूछता है कि आप किस पाठ का अध्ययन हो रहा है। डीओ को मलयालम अध्यापक था, प्रमोशन मिलकर हेडमास्टर हो गया, फिर भी प्रमोशन मिलकर डीओ हो गया। विद्यार्थी एक साथ समूह समय कहा त्रयंबकम, और डीओ पूछता है किसने तोड़ दिया त्रयंबक धनुष। वहां के छात्र छात्र इधर उधर देखते हैं। वे तो भयभीत होकर कहते हैं सर हम नहीं। और इस क्लास का मॉनिटर कौन है? मॉनिटर मुरली है। मुरली बताइए किसने तोड़ दिया त्रयंबक धनुष। मुरली अत्यंत कादर स्वर से भयभीत होकर सर मैं नहीं। और ये सुनकर बहुत अधिक क्रोध से उत्पीड़ित होकर डीओ पूछता है किसने तोड़ दिया त्रयंबक धनुष। बहुत आवाज सुनकर जो अध्यापक चाय पीने के लिए बाहर गया था क्लास में लौटता है। डीओ से कहा ये 5B का कार्य नहीं, इस प्रकार की करना इस 5B में कभी नहीं हुआ है। डीओ बहुत अधिक जोर उड़ाता है। जोर सुनकर हेडमास्टर जो ऑफिस रूम में था वो क्लासरूम में पहुंचता है और हेडमास्टर ने कहा डीओ आप तो कई स्कूल का निरीक्षण परीक्षण करने के बाद हम आया है, हमारे स्कूल में इस प्रकार की घटना कभी नहीं हुई है। और डीओ बहुत अधिक क्रोध से स्कूल से विदा लेता है और एक पत्र तैयार करता है। मैंने इस स्कूल का निरीक्षण किया 5B और मैंने पूछा किसने तोड़ दिया त्रयंबकम धनुष। मुरली भी उत्तर नहीं दिया। हमारे शिक्षा संप्रदाय की शिक्षा प्रणाली की कमी यही है। और डिप्यूटी डायरेक्टर एजुकेशन मिनिस्टर को ये पत्र मिला और एक हफ्ते के बाद एजुकेशन मिनिस्टर का जवाब आता है मुरली को दंडित मत करना, डोंट पनिश मुरली। मुजरिम के पकड़ने से पहले पकड़ने से तक त्रयंबकम धनुष स्कूल के लाभ में रहना। हमारी शिक्षा प्रणाली की जो कमी है उस कमी को प्रकाश में लाने के लिए चेम्मनन चाको ने एक कविता लिखी है। और दूसरी कविता
समय तो पाला नारायण नायर की कविता है। कविता का शीर्षक है हिरण्य मेवार्जय। इसमें नायक एक कवि है। कवि जितना अधिक भावना संपन्न हो उतना अधिक दरिद्र भी है। कठिन गरीबी के कारण कवि के घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं। पत्नी इस सब का हमें शिकायत करती है। कवि कहता है मैं एक महाकाव्य का सृजन कर रहा हूं। इस महाकाव्य की पूर्ति के बाद मैं इस महाकाव्य के साथ राजा दरबार में जाऊंगा और वहां पंडितों, राजा और मंत्रियों के समक्ष मैं इस महाकाव्य प्रस्तुत करूंगा। उस समय राजा मुझे राजकवि पद से अभिषेक करेंगे। एक दिन महाकाव्य की पूर्ति हो गई। कवि अपनी पत्नी के साथ राजा दरबार की ओर चल रहे हैं। कठिन भूख और प्यास के कारण वन की ओर चलने वाले कवि बहुत अधिक दगित बन जाता है। कवि कहता है मैं आगे चल नहीं सकता। हे पत्नी, आप इस महाकाव्य के साथ राज्यसभा में जाइए, वहां राजा को इस महाकाव्य समर्पित कर दीजिए। कवि एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। इस महाकाव्य के साथ कवि की पत्नी राजा दरबार में आई। राजा इस महाकाव्य पंडितों और मंत्रियों के साथ कहा सुनाइए महाकाव्य। और पंडितों ने बेहद जोर शोर से इस महाकाव्य पढ़ता पढ़ता सुनाइए। इस महाकाव्य सुनकर सब लोग चकित हो गए। चरित्र चित्रण की विचित्रता, भावों की भव्यता, रसों की सरसता, अलंकारों की आलंकारिकता सब कुछ इस महाकाव्य में है। पंडितों और राजा ने एक स्वर में समय स्वर में कहा सरस सहज कोमल कांत पदावली में गेयात्मक रचनाएं करने वाले इस प्रकार के महान महाकवि निश्चय ही हिंदी नहीं मलयालम साहित्याकाश में उज्जवल सूर्य होगा। महामहिमश्री निदांत वंदनीय अत्यंत आदरणीय इस महाकवि कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तुरंत ही പൊന്നണി പല്ലക്കൊന്നുടൻ काटिलेकोड़ी राजा सेनापति के साथ मंत्रियों के साथ जंगल में पहुंचता है। वहां का दृश्य राजा ने देखा। वृक्षमूलത്തിൽ कवि ചത്തിരിക്കുന്നു, 4-5 अक्षरमोल कीरिल कुरिचिरिക്കുന്നു। वहां वृक्ष के नीचे कवि का निधन हो गया भूख एवं प्यास से पीड़ित होने के कारण। लेकिन मरने से पहले एक 2-3 पंक्तियां कवि वहां रच लिया था। न पूज्यते व्याकरणम क्षुधातुरे, जो भूखा आदमी व्याकरण नहीं गा सकता। पिपास्यते काव्य रसो न पीयते, प्यास व्यक्ति काव्य रस नहीं पी सकता। हिरण्य मेवार्जय निष्फला कला, धन के संपादन के बिना सारी कलाएं निष्फल है। और दूसरी कवि का उल्लेख मैं करना चाहता हूँ कडम्मनिट्टा। कडम्मनिट्टा मलयालम के मशहूर कवि है। समकालीन जीवन में नित्य प्रतिदिन घटित होने वाली अवांछित संदर्भ यात्राओं की मात हम कडम्मनिट्टा की कविता में देख सकते हैं। उनके लिए कविता कोई खड़ित घटना नहीं, काल और समय प्रवाह की निरंतरता मात्र है। एक कथन कडम्मनिट्टा के लिए सत्य है। गतिशील समाज की अनदेखी भाव भंगिमाओं को एक चित्रकार की सूक्ष्मता एवं गोपनीयता के साथ कडम्मनिट्टा ने अपनी कविता में अभिव्यक्ति दी है। आधुनिक समाज की विसंगतियों और विडंबनाओं का रेखा चित्र उनकी कविता में हम देख सकते हैं। गहराई से कडम्मनिट्टा के काव्य क्षेत्र में गुजर कर मुझे ये एहसास हुआ है कि प्रेम के बहाने उन्होंने जो नई मानसिकता को चित्रित किया, उसका जो तात्विक निरूपण किया, उसमें समकालीन जीवन का यथार्थ है। कडम्मनिट्टा മലയാളം കവിതയിൽ തീക്കാറ്റ് വിതച്ച കവി. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സഹജീവികളുടെ ജീവിതത്തിൽ താൻ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അനിവാര്യമായ സ്ഫോടനം കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു അഗ്നിപർവ്വതമുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞ കവി. ഈ അറിവുണ്ടാക്കിയ മുറിവുണ്ടാക്കിയ അറിവുകളും കവിയെ ഉറക്കെ 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 പാടുവാൻ പ്രേരിതനാക്കി. കവിയുടെ വാക്കുകൾ നഗ്ന സത്യത്തിൻ്റെ അഗ്നി സ്ഫുല്ലിംഗങ്ങളായി.
അവിടെ പുതിയ പ്രണയമുണ്ടായി, പുതിയ വിചാരങ്ങളുണ്ടായി, പുതിയ വാക്കുകളുണ്ടായി, പുതിയ സാന്ത്വനമുണ്ടായി, പുതിയ സ്വപ്നമുണ്ടായി, പുതിയ ചിന്തകളുണ്ടായി. उनके सबसे मशहूर कविता है शांता. शांता तो उनकी पत्नी का नाम है. ये कविता जीवन की अविस्मरणीय क्षणों का आख्यान है. प्रेम जीवन की ज्वलंत समस्याओं को कवि ने हृदय से अनुभव किया और उनकी मानसिक प्रतिक्रिया है इस कविता. ये कविता व्यक्तिगत तथा निजी अनुभूतियों की गाथा है. इसमें पति पत्नी के ऐसे प्रेम का चित्र है जो बाहरी दृष्टि से असामाजिक होते हुए भी व्यक्ति को विकृत नहीं करता, उसे संपूर्णता और संतुलन प्रदान करता है, उसे अधिक मानवीय और विश्वसनीय बनाता है. सुदूर विदेश यात्रा के बाद कवि अपने घर की ओर लौट रहा है. अपने पत्नी और बच्चों के मिलने की अदम्य आकांक्षा से आपूरित होकर कवि के मन से अनजाने कविता निकलती है. अपनी पत्नी को बुलाकर वह कविता अनजाने निकलती है. शांते शांते കുളി കഴിഞ്ഞീറൻ പകർന്നു വാർകൂന്തൽ പിറകോട്ട് വാരിയിട്ട വളക്കയ്യുകൾ മെല്ലെ ഇളക്കി ഉദാസീന ഭാവത്തില കണ്ണിണ എഴുതി വരികയെൻ അരികത്തിരുന്നു സന്ധ്യാലക്ഷ്മി കീർത്തനം പോലെ ലളിത സുഭകയായി എന്തെങ്കിലും നല്ല 4-5 വാക്കുകൾ ഓതി നിറയുക. കർപ്പൂര ദീപങ്ങളാകട്ടെ കണ്ണുകൾ, കസ്തൂരി പോലെ മണക്കട്ടെ വാക്കുകൾ, നിന്റെ കരാങ്കുലി സ്പർശ മണികളാൽ എൻ്റെ നെഞ്ചാകെ ഒഴിഞ്ഞുള്ളുണർത്തുക. आपकी करांगुलियों के पवित्र स्पर्श से मेरी छाती पर अंगमर्दन करते हुए मेरे अंदर में जो शक्ति निहित है उस शक्ति को जगाइए. പ്രതീക്ഷാവാദി ദൃഷ്ടികോൺ കവിക്ക് മന്മേഹി. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നപ്പോൾ നാട്ടുമാവുകൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, പാന്താ നീ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? ചൂടും തളർച്ചയും ബാധിച്ച ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കോ? കാക്കക്കാലിൻ്റെ തണൽ പോലുമില്ലാത്ത മരുഭൂമിയിലേക്ക് നീ എന്തിനു പോകുന്നു? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഏതു ദുർവിധിയുടെ മരുഭൂമിയിലും വറ്റാത്ത നീരുറവ് പോലെ എൻ്റെ ശാന്ത എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. और इस प्रकार कई जीवन की अविस्मरणीय क्षणों का आख्यान है. വന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ കണ്ടു ശാന്തയെ, നീ നട്ടു വെള്ളം കോരിയ വെള്ളരി വള്ളികൾ വളരാനാവാതെ പടർന്ന് തലകുത്തി നിൽക്കുന്നു. വയലിൻ്റെ വാത്സല്യം പോലും വറ്റി വരണ്ടിരിക്കുന്നു. കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു മഴ വരും തവളകൾ, അവയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റിക്കാണും? വരമ്പുകളുള്ള വിടവുകളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയി കാണും. रोते रोतो बरसात को स्वागत करने वाले मेढके उनके क्या हुई? शायद खेत की मेढ़ के छिद्रों में पड़ी होकर उनकी मृत्यु हुई होगी. समय तो समय की कमी है. और एक कविता का भी उल्लेख करके मैं समाप्त करूंगा. आगे 2 भाषण भी सुनने के लिए है. कुरती उनके सबसे मशहूर कविताओं में से एक है. इस कविता में कुरती आदिवासी दलित नारी का विद्रोह है. शताब्दियों से पददलित, शोषित, पीड़ित, अपमानित जनता की आवाज है कुरती. समाज की खोखली मान्यताओं के प्रति विद्रोह की मूर्ति के रूप में कुरती प्रतिशोध की भावना से ओतप्रोत होकर नगर पहुंचती है. समाज की ओर प्रश्न चिन्ह बनकर उसका आगमन कितना भयानक है. कुरती का आगमन देखकर हमारे मन में भय उत्पन्न होती है. इस प्रकार रौद्र भाव में कुरती नगर आती है. മലഞ്ചൂരൽ മടയിൽ നിന്നും കുറത്തിയെത്തുന്നു, വിളഞ്ഞ ചൂരൽ പനമ്പു പോലെ കുറത്തിയെത്തുന്നു. കരിയിലാഞ്ചി കാട്ടിൽ നിന്നും കുറത്തിയെത്തുന്നു, കരിയിലാഞ്ചി വള്ളി പോലെ കുറത്തിയെത്തുന്നു. വേട്ടനായ്ക്കളുടെ പല്ലിൽ നിന്നും വിണ്ടുകീറിയ ചുണ്ടുമായി കുറത്തിയെത്തുന്നു. മല കലങ്ങി വരുന്ന നദി പോലെ കുറത്തിയെത്തുന്നു. മൂടുപൊട്ടിയ മൺകുടത്തിൻ മുറിവിൽ നിന്നും മുറിവുമായി കുറത്തിയെത്തുന്നു. വെന്ത മണ്ണിൻ വീറുപോലെ കാട്ടുതീയായി പടർന്ന പൊലി പോലെ കുറത്തിയെത്തുന്നു. आधुनिक समाज की खोखली मान्यताओं का खंडन मंडन करके समाज की अमानवीय नीति विधान के प्रति ऊपर से शांत किंतु तीखे विद्रोह की मूर्ति के रूप में कुरती वहाँ एक चौराहे पर खड़ी हो जाती है. उस चौराहे में अनेक आदमी है जो कुरती का परिहास करने के लिए है. कवि उनको कहते हैं കരനാഥന്മാർ എന്ന് കവി വിളിക്കുന്നു. അരങ്ങത്തു മുൻനിരയിൽ മുറുക്കി തുപ്പിയും ചുമ്മാ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇടം കണ്ണാൽ കുറത്തിയെ കടാക്ഷിക്കും
കരാനാഥൻ നാർക്കുനേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി കുറത്തി പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എൻ്റെ കറുത്ത മക്കളെ ചുട്ടുതിന്നില്ലേ, നിങ്ങൾ അവരുടെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ ചുഴന്നെടുത്തില്ലേ, നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നിങ്ങളെങ്ങനെ നിങ്ങളായെന്ന്. आप जैसे लोग हमारे वन में आए थे, हमारे लोग आपका किस प्रकार का स्वीकार किया, आपके लिए क्या क्या किया. आप जैसे लोग हमारे वन में जो एक टूरिस्ट के रूप में आया था, हमारे लोग आपका सहर्ष स्वागत किया. उस समय കാട്ടുവള്ളി കിഴങ്ങുമാന്തി ചുട്ടു തന്നില്ലേ, കാട്ടുചോല തിളിനീര് പകർന്നു തന്നില്ലേ, ഇതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് പൂത്തമാമര ചോട്ടിൽ നിങ്ങൾ കാറ്റുകൊണ്ടു മയങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ണു ചിമ്മാതെ അവിടെ ഞങ്ങൾ കാവൽ നിന്നില്ലേ, കാട്ടുപോത്ത് കരടി കടുവ നേർത്തു വന്നപ്പോൾ കൂർത്ത കല്ലുകൾ ഓങ്ങി നിങ്ങളെ കാത്തുകൊണ്ടില്ലേ, പുലിയുടെ കൂർത്ത പല്ലിൽ ഞങ്ങളന്നു കോർത്തുപോയില്ലേ, നദിയരിച്ച് കാടരിച്ച് കടലരിച്ച് കനകമെന്നും കാഴ്ച തന്നില്ലേ, മരമരിച്ച് പൂവരിച്ച് തേനരിച്ച് കാഴ്ചവെച്ചില്ലേ, മധു കുടിച്ച് മത്തരായി കൂത്തടിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ. अनुभूति की ईमानदारी एवं अभिव्यक्ति की बहुरंगनी कलात्मक के साथ कड़मनिटा कुरती का चित्र खींचते हैं. ये कड़मनिटा की अद्वितीय मर्मस्पर्शी चरित्र कल्पना है. शताब्दियों से पददलित शोषित पीड़ित अपमानित जनता की आवाज के रूप में यहाँ की जीवन की मर्म वेदना के हम वाणी दी गई है. वेदनाग्रस्त नारी जीवन की, आदिवासी नारी जीवन की अप्रतिम छांगी प्रस्तुत करने के कारण कुरती का चित्र खाल के पड़ पर एक अमिट चिन्ह बन जाएगा. उसके व्यक्तित्व में जो कुछ है वो है हमारे समाज की अमानवीय नीति विधान के प्रति विद्रोह. कड़मनिटा ने बड़ी सूक्ष्मता एवं तन्मयता के साथ कुरती का चित्र उकेरता है. और मैं समाप्त करना चाहता हूँ. पद्मभूषण से आभूषित बंगाली साहित्यकार महाश्वेता देवी का एक कथन है. उनका कथन है कि साहित्यकार की खामोशी उनको डराती है. खामोशी में शब्द भर जाना साहित्यकार का कर्तव्य है. एंडोसल्फान के विषय में उन्होंने इस प्रकार का कथन प्रस्तुत किया. एंडोसल्फान से पीड़ित लोगों के लिए ലാഭേച്ഛയുടെ ജ്വരമൂർച്ചയിൽ വിപണി സമവാക്യങ്ങളുടെ വിഷബാണമേറ്റ് പിഞ്ചുബാല്യങ്ങളുടെ പൂമൊട്ടുകൾ ഞെട്ടറ്റ് വീഴുമ്പോൾ ബധിരകർണങ്ങളോടെ മൂകനിശ്വാസങ്ങളോടെ നിശബ്ദമായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു? खामोशी समकालीन हिंदी कविता, समकालीन मलयालम कविता. हिंदी कविता का उल्लेख समय की कमी होने के कारण मैंने नहीं किया, लेकिन इन दोनों में अनुभूति की स्थिति है, स्थिति की गति है, गति की तटस्थता है, तटस्थता की तीव्रता है, तीव्रता की अभिव्यक्ति है एवं अभिव्यक्ति की बहुरंगनी कलात्मकता से. समय बहुत कम होने के कारण मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ. इस प्रकार का अवसर मुझे देने के लिए कृपा जो इस कॉलेज के हिंदी विभाग ने किया, मैं उनके प्रति बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ. धन्यवाद.